Welcome to Sanjay Pandey classes. I am Sharja Pandey and I am a biology teacher. लॉकडाउन की वजह से ऑफकोर्स की बात है आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग अभी वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे। होपफुली जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम लोग वापस अपने क्लास लेक्चर पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब लास्ट टर्म में हम लोगों ने अपना सेल चैप्टर स्टार्ट करा था, जो कि सेल पार्ट 1 था। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 3 पार्ट में सेल को कंक्लूड कर लें। तो पार्ट 1 हम लोग लास्ट वीडियो में करा था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। तो हम लोग लास्ट में क्या कर रहे थे, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करा था इंट्रोडक्शन टू सेल। हम लोग पहुंच चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल तक। अब आई होप आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे वहां तक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वहां से। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे करा था स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल में हमने 3 चीजें देखी थी। पहला आपके पास आया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ही आप लोगों ने सेल वॉल भी पढ़ लिया था। अगर लास्ट लेक्चर के वक्त में आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग उस वाले वीडियो में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्वेश्चन, आपको इससे आंसर कर देंगे। सेकेंड जो हम लोग को आज कंटिन्यू करना है, हम लोग को करना है साइटोप्लाज्म। और जब हम लोग सेल पार्ट 3 अगले वीडियो में करेंगे, वो हम लोग करेंगे न्यूक्लियस। So this we have completed। अच्छा, अब इससे पहले कि हम यहाँ पे स्टार्ट करें, पहले आप लोग को 2 चीज को जानना जरूरी होता है। जिस तरीके से आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सारे ऑर्गन्स मिलके साथ में काम करते हैं, जो कि बॉडी काम करता है उसकी वजह से। सिमिलर तरीके से एक सेल में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स का आप बोलते हो सेल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गन्स इसका मतलब ही होता है लिटिल ऑर्गन्स। जो ध्यान देने वाली चीज है, जैसे आपके बॉडी में भी देख लीजिए, कुछ पार्ट आपके लिविंग होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट लिविंग हो गया, लंग्स लिविंग हो गया, बट ऑन दी अदर हैंड आपके कुछ पार्ट नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि आपके नेल्स नॉन लिविंग हो गए, आपका हेयर नॉन लिविंग है। सिमिलर तरीके से एक सेल में भी कुछ पार्ट लिविंग होते हैं, कुछ पार्ट नॉन लिविंग होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स वो पार्ट होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। जो नॉन लिविंग होते हैं उनको आप बोलते हो सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स ये आपके होते हैं नॉन लिविंग। तो अभी हम जितना पढ़ेंगे, हम सारे पढ़ेंगे लिविंग पार्ट। जब हम ये करेंगे तो हम आप लोग को स्पेसिफाई कर देंगे। तो अभी जितना करेंगे सारा आपका चलेगा सेल ऑर्गेनल्स। अब एक और चीज, आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग पार्ट होता है, और सेल वॉल जो होता है ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब हमने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करा था कि अगर हम कंपेयर करते हैं आपके एक किसी भी एनिमल सेल को और एक प्लांट सेल को, एनिमल सेल के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन केवल, जो कि आपका होता है सेमी परमिएबल। देयरफॉर ये प्रोटेक्ट कर लेता है एनिमल सेल को किसी भी जर्म्स से। यहां पर अगर जर्म्स आते हैं एंड ग्लूकोज आता है तो सेल मेम्ब्रेन चेक करता है क्या जरूरी है सेल के लिए, तो वो केवल ग्लूकोज को अंदर अलाउ करेगा और जर्म्स को अलाउ नहीं करेगा। मैंने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में। ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है, बट उसके पास एक एडिशनल आता है दैट इज कॉल्ड अ सेल वॉल, जो कि इसको एक डेफिनेट शेप देता है। बट दिक्कत क्या होती है सेल वॉल के साथ, ये आपको फ्रीली परमिएबल होता है। मतलब कि अगर जर्म्स आ गए एंड ग्लूकोज आ गया तो ये दोनों को अलाउ कर देगा। हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है सेल को जर्म से, यहाँ प्रोटेक्शन कैसे मिल रही है जब आउटर कवरिंग ही सब कुछ अलाउ कर दे रहा है। इसका आंसर है कि इवन तो आपका सेल वॉल से कुछ अंदर जाने दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये भी सेमी परमिएबल है। तो इवन तो जर्म्स यहाँ तक आ भी गए, बट यहाँ से सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ये आपका आंसर है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब आज के लेक्चर से। अब फिर से सब लोग अपने नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। हम लोग करते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये आपका सेल आया, मान लीजिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आई बाहर की। जिस तरीके से आपके बॉडी में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड ब्लड। ब्लड आपके पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। क्या काम होता है ब्लड का? वो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, कितने रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, फिर वो आपके बॉडी का एक शेप मेंटेन करता है प्रेशर वगैरह बैलेंस करके। सिमिलर तरीके से जो लिक्विड इसके अंदर भरा होता है, जो फ्लूइड यहाँ भरा होता है, इसी पूरे फ्लूइड को आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। आप कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आपके साइटोप्लाज्म की। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी आती है आपके साइटोप्लाज्म की, इसको नोट्स में लिखते चलिए साथ साथ। साइटोप्लाज्म आपका सेमी लिक्विड होता है। अब सेमी लिक्विड मतलब एग्जैक्टली लिक्विड नहीं, पानी की तरह नहीं है, वो थोड़ा थिक। फॉर एग्जांपल हम जैसे हनी होता है, हनी एकदम लिक्विड नहीं होता है, थोड़ा थिक होता है। ऑलमोस्ट उस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट सा आपने फ्लूइड लिया और भर दिया इसमें। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो वो बहेगा नहीं आपके सेल से बाहर। एट द सेम टाइम अब जाहिर सी बात है आपके बॉडी में ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए मसल्स होती है, ढेर सारी बोन्स होते हैं। अब इतना सेल कैपेसिटी प्रेजेंट रहेगा, यहाँ तो बोन्स पॉसिबल है नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म कंपैरेटिवली थिक लिक्विड है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी इसके अंदर के ऑर्गन्स छोटे छोटे आएंगे, वो सारे इसके अंदर फंस जाते हैं, उसको वो सारे एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो सेमी लिक्विड होने का क्या रीजन है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों होता है सेमी लिक्विड। आपका आंसर आया, ये रिलेटिवली थिक होता है। क्यों? सारे सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर होल्ड करके रखना, अपने अंदर एम्बेडेड करके रखने के लिए सेमी लिक्विड हो गया। ये काम करेगा आपका ट्रांसपोर्टेशन में, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका साइटोप्लाज्म लिविंग होता है, ये लिविंग होता है एंड जब तक ये लिविंग है तब तक ये मूविंग स्टेट में होता है। जैसे आपका ब्लड आपके बॉडी में स्टे नहीं करता है, वो फ्लो करता रहता है। सिमिलर तरीके से सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म लगातार फ्लो कर रहा होता है, वो मूविंग होता है। तो तीन चीजें आपने पढ़ ली। पहला आपका सेमी लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। थर्ड, लिविंग होता है एंड हमेशा मूविंग सिचुएशन में होता है साइटोप्लाज्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। अब आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी को शेप में रखने का काम कौन करता है? आपका स्केलेटल सिस्टम करता है, आपके बोन्स करते हैं। अगर बोन्स ना हो बॉडी में तो क्या होगा? रेंगते हुए चलते फिरोगे। सिमिलर तरीके से आपके सेल को भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि आपके सेल का एक फ्रेमवर्क है। जिस तरीके से आपके बोन्स आपके बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसी तरीके से सेल को भी एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। उसी फ्रेमवर्क का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को आप शॉर्ट में बोलते हो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER, ठीक है। इतना हमने पढ़ा कि ये आपका काम करता है एज फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल। इसका शेप देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा, अब ये आपकी मर्जी में है, आपको कितना बनाना है, आप जो चाहे बना सकते हो अपनी मर्जी से, जितना ये निकालना है निकाल लो। इसका बस बेसिक शेप इस तरीके से जाता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना है ड्राइंग करते वक्त एग्जाम में, क्योंकि सबकी ड्राइंग माशाल्लाह इतनी अच्छी नहीं होती है, जब आप ड्राइंग करेंगे इसको ऐसे कोने कोने में मत निकालिएगा, इसको आप सिंपल इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बोन्स की तरह ही है, तो ये काम कर लेता है एक फ्रेमवर्क के तरीके, सपोर्ट कर लेता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो काइंड का होता है।
आपके पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड आपके पास आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके नाम से आप गेस कर सकते हो स्मूथ एंड रफ, मतलब कि जब आप टच करोगे, अगर आप सरफेस को फील करोगे तो यहाँ वाला सरफेस स्मूथ रहेगा, यहाँ वाला सरफेस रफ रहेगा। अगर ये स्मूथ है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सरफेस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं, ये केवल बस एक स्मूथ सा सरफेस है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रफ वाले ईआर पे आते हो तो इसके पूरे सरफेस पे कुछ ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, ये आपके पूरे ईआर पे प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से। तो टच करने पे ये रफ फील देगा और ये स्मूथ फील देगा। अब हमें पता है इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखिए आपका ईआर का हमने एक फंक्शन पढ़ा, दैट इज ये काम करता है एज फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल, या फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल काम करता है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन था ईआर का। सेकेंड फंक्शन देखिए, ये प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को एंड फैट्स। प्रोड्यूस भी, सिंथेसाइज भी यही करेगा, और ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि बाकी ऑर्गेनल्स के पास भी यही भेज देगा। कैसे देखिए, स्मूथ वाले का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स एंड लिपिड्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं कि स्मूथ ईआर क्या बना रहा है एंड रफ ईआर क्या बना रहा है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका स्मूथ ईआर बनाता है फैट्स एंड लिपिड्स और ट्रांसपोर्ट कर देता है, आपका रफ ईआर बनाता है प्रोटीन्स एंड इसी को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रोटीन बनाया रफ ईआर में, ये कैसे बनाया इसने। आंसर आया, जो इसके पूरे सरफेस पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसमें से ये रफ कहला रहा है, यही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं प्रोटीन को। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स की पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं हर तरफ, तो ऐसा लगता है कि ईआर ही बना के भेज रहा है प्रोटीन। यहाँ पे ईआर नहीं बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो राइबोसोम्स। इसमें डिटेल हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो इतना पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कॉल्ड ईआर शॉर्ट में, फर्स्ट फंक्शन काम करता है एज फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल। सेकेंड फंक्शन ये प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स एंड फैट। इसमें दो टाइप के आए, पहला आया स्मूथ ईआर, नेक्स्ट आया रफ ईआर। इसका शेप कुछ इस तरीके से जाएगा। स्मूथ ईआर बनाता है आपका फैट्स एंड लिपिड्स, रफ ईआर बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनाता है, बनाता है राइबोसोम्स की अक्सर पूरा प्रेजेंट है इसके पूरे आउटर सरफेस। इतना पार्ट क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हम फिर से अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यहाँ पे सेकेंड सेल ऑर्गेनल आपके पास जो आ रहा है, अच्छा हमने कहा सेल ऑर्गेनल, ये था आपका फर्स्ट मतलब आपका लिविंग पार्ट है। सेकेंड सेल ऑर्गेनल आपके पास आएंगे राइबोसोम्स। कैसे होते हैं राइबोसोम, सिंपल ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, राउंड स्ट्रक्चर्स होंगे। ये पाए जाते हैं या तो ये पूरे सेल में स्कैटर्ड रहेंगे आपके साइटोप्लाज्म में, या फिर ये प्रेजेंट होंगे आपके आउटर सरफेस ऑफ रफ ईआर पे। ये कह लीजिए पूरे सेल में पाए जाते हैं। इनका मेन काम आता है सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं, इन्हीं को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बना रहे हैं प्रोटीन ऑब्वियसली। इसमें केवल आप लोग को इतना ही करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका थर्ड सेल ऑर्गेनल है, इस पे अक्सर क्वेश्चन बनता है। द थर्ड सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया।
आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली बात है। अगर आपके पास ये कुछ आया, ये एक मेम्ब्रेन है, दो हो गया, ये आपका डबल मेम्ब्रेन हो गया। जितनी भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बाहर हमेशा मोर देन वन मेम्ब्रेन रखा जाता है। अब पहले हम पढ़ते हैं, अच्छा वन वर्ड आंसर में आपसे पूछ सकता है पावर हाउस ऑफ अ सेल, या आप लोग जानते भी होंगे, नहीं तो आप देख लीजिए, अक्सर क्वेश्चन में आता है पावर हाउस ऑफ अ सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हम पढ़ते हैं कि इसको ऐसा बोला जाता है। अब देखिए ये आया इसका आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आता है ये पूरा पार्ट इसका इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड होता है। अब जो क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हैं ये फोल्डेड क्यों है, ये सिंपल ऐसे भी तो हो सकता था, इतनी मेहनत क्यों करी गई है इसके अंदर, और ये क्वेश्चन आता भी है। अब देखिए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा इसका नाम पावर हाउस है, क्यों है, मतलब ये कुछ पावर रिलीज कर रहा होगा। पावर का मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। आपके बॉडी में एनर्जी क्या होती है, वो होती है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपकी बॉडी में एनर्जी यही कैरी करती है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होगा बिकॉज ऑफ विच आपका एटीपी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, वो केमिकल रिएक्शन आपके ये इनर सरफेस में होता है, आपके इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होगा उतना ज्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा केमिकल रिएक्शन के लिए, जितना केमिकल रिएक्शन ज्यादा आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब देखिए अगर हम आपको दो पॉइंट देते हैं, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, आप लोगों को ए टू बी तक पहुंचना है। इसके दो रास्ते हो सकते हैं, पहला या तो आप एकदम स्ट्रेट डायरेक्टली चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड तरीका आप घूम फिर के बढ़िया खा पी के फिर पहुंचो पॉइंट बी तक, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें से ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर हुआ होगा, ऑब्वियसली सेकंड वाले पार्ट में। क्यों, इसको अगर हम खींच दें, खोल दें पूरा, तो ये पहले वाला ज्यादा लंबा निकल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ है। इसी वजह से ताकि सरफेस एरिया ज्यादा डिस्टेंस कवर हो पाए, ज्यादा एरिया मिल पाए, इसको ऐसे ना रखकर इनर मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड करा जाए, जैसे खोलेंगे आप तो वो इससे लंबा निकलेगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि फोल्डेड क्यों है इनर मेम्ब्रेन, आंसर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन सो दैट द केमिकल रिएक्शन माइट इंक्रीज, और आपसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो पाएगा टू इंक्रीज अ लार्जर अमाउंट ऑफ एटीपी इन द सेम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर आया इसी को आप बोलते हो क्रिस्टे, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टे। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड पावर ऑफ द सेल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी वो होते हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है, दो मेम्ब्रेन होता है, एक आया आपका आउटर मेम्ब्रेन जो कि सिंपल रहेगा प्रोटेक्शन के लिए, इनर मेम्ब्रेन आपका फोल्डेड होता है इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे। क्यों होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि वहां पर मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन हो पाए, मैक्सिमम एटीपी उतनी जगह पर प्रोड्यूस हो पाए। अब अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन का, उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जहां पे आपका O2 के हेल्प से ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करी जाती है, दैट इज रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो दो नाम याद रखिएगा, एक पावर हाउस, एक साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन।
इतना पार्ट क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें करना है गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज। ये आपको गया था नंबर 4, ये आपको 4th सेट ऑर्डिनल आया गोल्गी बॉडीज। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस पे मेनली आता है कि इसका फंक्शन क्या आया, सारा लेवल नहीं है, बस हम थोड़ा पढ़ लेते इसके बारे में क्या होता है। ये कई शेप में पाया जाता है, बट इसका मोस्ट कॉमन शेप इस तरीके का होता है। ऐसे 2-3 बनाइएगा और ऊपर ऐसे कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बस ठीक है। अब देखा जाए पहला पॉइंट गोल्गी बॉडीज में कहा जाता है, ऐसा होता है कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिराइव किया गया है। डिराइव किया गया का मतलब एक तरीके से वो पार्ट है। आपके एग्जाम में आता है ना, डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये वाला इक्वेशन को निकालिए, दैट इज कॉल्ड डिराइव। इसका मतलब हो गया कि ER की हेल्प से आपका गोल्गी बॉडीज आया है। एक तरीके से गोल्गी बॉडीज ओरिजिनेट अराइज कहां से हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये आता है फर्स्ट पॉइंट कि डेरिवेटिव्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सेकंड पॉइंट, इनका फंक्शन देख लें। इनका फंक्शन क्या होता है, ये अगेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सिंथेसाइज करते हैं एंड सिक्रीट कर देते हैं एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा सेल में वो पार्ट है, कौन सा ऑर्गेनल है जो एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स सिंथेसाइज भी कर रहा है एंड सिक्रीट भी कर दे रहा है। आंसर आपका आ गया गोल्गी बॉडीज। ठीक है, अब आप लोग का इस वीडियो लेक्चर में क्या होमवर्क है, आपको पढ़ना है कि एंजाइम एंड हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है। एंजाइम एंड हार्मोन में डिफरेंस पढ़िए और इसका आंसर हमें नीचे लिखिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। हम लोग आगे बढ़ते हैं गोल्गी बॉडीज से। नेक्स्ट है आपके पास 5th सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, अच्छा इसी को बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। सुसाइड का मतलब आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब खुद को मार लेना, पढ़ते हैं ऐसा ठीक। एक तरीके से लाइसोसोम आपके सेल के डस्टबिन टाइप के होते हैं। जितनी खराब चीजें हो गई, कोई फॉरेन बॉडी आ गई या फिर आपके सेल का कुछ पार्ट खराब हो गया, आपकी सेल खुद ही खराब हो गई, उन सबको लाइसोसोम अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे देखिए, ये आपका सेल आया, कुछ इतना बैग लाइक स्ट्रक्चर आ गया, बैग कितना स्ट्रक्चर, इस बैग के अंदर एंजाइम भरा होता है, इसके अंदर एंजाइम भरा होता है, इन्हीं को आप बोलते हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो अंडरस्टूड है ये एंजाइम क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं डाइजेशन का। अगर इसमें कुछ खराब सब्सटेंस आ गया है जो किसी काम करने पर हार्मफुल हो सकता है, लाइसोसोम इसको अपने अंदर लेकर अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। काइंड डस्ट की तरह काम कर लिया। नुकसान कब होता है, अब क्योंकि लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, मतलब कि ये भी लिविंग है। अगर लिविंग है तो इसको भी खाना चाहिए, खाना इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा। जब तक ग्लूकोज मिल रहा है तब तक जो काम कर रहा है अपना अच्छे से। अगर इसको खाना नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिला, तो बेचारा अभी स्टार्व करेगा। अब जो स्टार्व करेगा तो ये फट जाएगा, दैट इज बर्स्ट कर जाएगा। अगर ये बर्स्ट कर गया
जितना एंजाइम भरा हुआ था इसके अंदर वो सब पूरे सेल में फैल जाएगा। अब अगर डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में फैल गई तो क्या होगा सेल का? सेल पूरी डाइजेस्ट हो जाएगी, तो आपकी ये पूरी सेल खत्म हो गई। इसीलिए बोलते हैं राइबोसोम्स आर सुसाइड बैच ऑफ अ सेल। इतना पार्ट क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, दैट इज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जब उसमें आएगा माइटोसिस एंड मियोसिस, वो डिवीजन वाला पार्ट में। अब जितना ब्रीफ पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, जितना आपने पढ़ा अभी तक में से, जो आपका सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स है, ये आपका केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो अगर डिफरेंस करने में आता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो आप एक डिफरेंस ये कर सकते हो, एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रोसोम्स एंड प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन सेंट्रोसोम्स। फंक्शन देखते हैं। सेंट्रोसोम्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये इनिशिएट करता है सेल डिवीजन को, मतलब कि सेल डिवीजन को स्टार्ट करवाने का काम सेंट्रोसोम ही करता है, लेकिन याद रखना है इन एनिमल सेल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनिशिएट सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। एक पढ़ा आपने सेंट्रोसोम, एक हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। आप इसको ड्राइंग इस तरीके से करते हो, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये जो बनाया हमने, ये आपका सेंट्रोसोम है, इसके अंदर में एक ये और एक इस तरीके से, ये दोनों आपके सेंट्रियोल्स हैं। अब पढ़ते हैं ये क्या है। ये इनका शेप नहीं है, ऐसा नहीं कि एक राउंड और एक स्ट्रेट शेप में, ऐसा नहीं है। ये सिंबल बनाया गया है, इसका मतलब है कि एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब एक राउंड और स्ट्रेट का मतलब होता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब कि अगर आपका एक सेंट्रोसोम ऐसे, आपका एक सेंट्रियोल ऐसे है तो दूसरा ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये डायग्राम में स्ट्रक्चर नहीं है, ये कहा गया कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में रखे गए हैं, इसका मतलब ये है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो कि आपके लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। आपका सेवेंथ सेल ऑर्गेनल आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट देखिए जो याद करना है, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं केवल प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, एनिमल्स में नहीं पाते हैं। अब पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, प्लास्टिक क्या होता है, व्हाट आर प्लास्टिक्स। तो आंसर देखिए इसका, जैसे होली में नहीं पैकेट में रंग करता है, सिमिलर तरीके से प्लास्टिक्स पैकेट होते हैं रंग के, कलर के। These are packets containing colors, ठीक है। अब डिपेंडिंग कि किस तरह का कलर है, आपके पास प्लास्टिक होते हैं तीन कैटेगरी में। अच्छा, क्योंकि रंग है, जाहिर सी बात है हम इंसानों में कई रंग नहीं पाए जाते हैं। एक पिगमेंट होता है कॉल मेलानिन, वही डिसाइड करता है कॉम्प्लेक्शन क्या होगा। लेकिन प्लांट्स तो कई कलर के आते हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर प्लास्टिक का काम केवल प्लांट्स में ही है, क्योंकि इनका काम ही होता है कलर देना, और कलर का काम होता है पौधों को। अगर प्लास्टिक हमें आ गया तो हम इंसान अलग अलग रंग में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा आपके प्लास्टिक्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप
कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड आता है क्रोमोप्लास्ट। थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड, ल्यूको का मतलब हो गया वाइट। अब नाम से आप लोग गेस कर सकते हैं क्या होता है। नाम से गेस करेंगे तो वो प्लास्टिड्स कर देंगे व्हाइट कलर, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट्स आर दोज प्लास्टिड्स which either contain white or are colorless or very pale color। एग्जाम्पल देते हैं आपको हम यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। जब काटते हो आलू को तो अंदर एकदम पेल, एकदम हल्का सा येलो कलर होता है। तो जहाँ जहाँ पर आपका व्हाइट कलर आ गया या फिर कलरलेस है या फिर पेल मतलब बहुत ही लाइट कलर हो गया, वहाँ प्रेजेंट होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। एग्जाम्पल हमने कहा एक पोटैटो हो गया, फिर आपका जैसे एलोवेरा हमने एग्जाम्पल किया, एलोवेरा जब काटते हैं बीच में ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड टाइप सब्सटेंस रहता है, तो प्रेजेंट है वहाँ पर भी ल्यूकोप्लास्ट। तीन अगर अगर था व्हाइट, कलरलेस या फिर पेल प्रेजेंट होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड हमने कहा क्रोमोप्लास्ट, जिसका मतलब भी आ रहा है कलर, मतलब कलर की बात करेगा। इसमें भी क्रोमोप्लास्ट मेनली रेड देगा, येलो देता है एंड ऑरेंज देता है, ठीक है। बाकी जितने कलर्स आ गए, ब्लू हो गया, वायलेट से जो कलर्स आते हैं, उनके लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल सैक में ही फ्लो कर रहे होते हैं। मतलब कि बाकी कलर्स के लिए कोई अलग से प्लास्टिक प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिंपल वो सेल सैक में ही पिगमेंट्स फ्लो कर रहे होते हैं। आपको हुआ कि बुक खोलिए पढ़िए कौन सा पिगमेंट्स है जो प्रेजेंट होते हैं सेल सैक में, जो फ्लो कर रहे हैं, ब्लू वगैरह प्रेजेंट हो, सबका नाम निकालिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड आपका आ गया क्लोरोप्लास्ट। नाम ही तो चल रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब यहाँ पर आ गया ग्रीन। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी पार्ट ग्रीन है, आपके लीव्स हो गए, स्टेम्स से फिर सब ग्रीन सारा प्रेजेंट होगा आपका क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है तो आप ग्रीन लीव्स लिख सकते हो, ग्रास लिख सकते हो, या फिर किसी ग्रीन वेजिटेबल का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल लिखना है तो एक एप्पल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अच्छा एक चीज और देखो, जो एप्पल का छिलका आता है वो रेड कलर का होता है, मतलब प्रेजेंट है उसमें क्रोमोप्लास्ट, बट जब बीच से काटते हैं तो पेल येलोइश सा होता है, मतलब अंदर प्रेजेंट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल में यहाँ पे ऑरेंज कर सकते हैं, कोई रेड कलर का फ्लावर यहाँ पे रोज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपका क्रोमोप्लास्ट में लास्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट करेंगे। तो हम लोग का आज लेक्चर में इतना ही करना है। हम लोग सेल पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी चैप्टर। थैंक यू।